हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बीएससी के लिए फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्चुअली? जो इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रो और डायनेमिक्स, है ना। डायनेमिक्स का मीनिंग होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग पोजीशन में है, डायनेमिक्स रिलेट करता है एक मोशन से, है ना। किसी पार्टिकल की अगर मोशन हो रही है उससे रिलेट करता है उसका डायनेमिक्स प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ओके, सो जो चार्ज होता है, चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में वह, जो हम फिजिक्स की ब्रांच पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो इसी टाइप से हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास में। डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग रिलेट करता है डायनेमिक्स से और चार्ज रिलेट करता है इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जो भी कह सकते हैं, से रिलेट करता है। तो सिंपल सा मीनिंग इतना है कि हम ऐसी फिजिक्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जिसमें चार्ज मूव कर रहा है। अब देखो, हम यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं और उसमें दो प्रॉपर्टी, एक तो वो मूव कर रहा है ना, वो मूव कर रहा, मूविंग पोजीशन में, दूसरा वो चार्ज है। तो जब चार्ज मूव करेगा, देखो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज जो होता है वो पड़ा रहता है एक जगह पे। चार्ज अगर पड़ा है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और वो कह सकते हैं कि अकेला चार्ज भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो तो अपने अंदर इलेक्ट्रो फील्ड लाइंस को लेगा, और नेगेटिव होगा तो इमिट करेगा फील्ड लाइंस को, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी। अब उसी चार्ज को अगर मैं मूव करा देता हूँ किसी फोर्स के अंडर, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। मैं अब ना, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के कारण, उसी फिनोमिना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती। बिकॉज ऑफ दैट एवरी पार्टिकल हैज अ वेव नेचर। हम सब पढ़ते हैं ना कि पार्टिकल की डुअल नेचर होती है, वो उसके साथ में कभी अगर स्मॉल पार्टिकल होता है, अब चार्ज हम कंसिडर करते हैं बहुत छोटा पार्टिकल है, तो बहुत छोटे पार्टिकल के साथ में वेव भी अटैच होती है, तो हम उसी वेव को डिस्कस करते हैं। और जो चार्ज मूविंग पोजीशन में बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Okay, so the wave which consists both electric field and magnetic field is known as the electromagnetic wave। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसका छोटा सा डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं ये इसकी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करेंगे। और एक्स एक्सिस दैट इज द प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स डायरेक्शन, दैट इज द प्रोपोगेशन। ओके, दैट इज द प्रोपोगेशन डायरेक्शन, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, तो सिंपली क्या होता है, आप यहाँ पे देखें ब्लू कलर से यहाँ पे जो डिनोट किया गया है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है। अब इसी के जस्ट प्रोपोर्शनल, इसी के परपेंडिकुलर, है ना, सॉरी, इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आपको अगर थोड़ा सा थ्री डी में, एक्चुअली थ्री डी में होता है, टू डी में इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस टाइप से समझता है। और जो रेड कलर से देख रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या हो रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है ना, ये इस टाइप से होता है। ये इसका सिंपल सा हम कह सकते हैं एक डायग्राम हो जाएगा। और वेवलेंथ आप सभी को पता है, क्रस्ट और जो ट्रफ होता है, आप कह सकते हैं एक पूरा जो उसका चक्कर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप कहें कि दो
जैसे ये क्रस्ट, ये हो जाएगा इसका ट्रफ, और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस कह सकते हैं। सिंपल सा वेवलेंथ का मतलब होता है एक एक राउंड उसका पूरा हो जाता है तो वो उसकी वेवलेंथ हो जाती है। वेवलेंथ को हम जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स होती है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए ये क्या होगी, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक ना नेचर में ट्रांसवर्स होगी। फिर आता था द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो वन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लिखा ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऑल आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सिमिलरली अब आगे बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। इसकी रेंज जो होती है, द रेंज ऑफ दिस वेव, ओके, द रेंज ऑफ दिस वेव इज 0 टू इनफाइनाइट, ये 0 से इनफाइनाइट तक चलती है। इट फॉलोज द ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इवन इसका वेलोसिटी भी जो होता है वो भी लाइट के इक्वल होता है वैक्यूम में, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लाइट के जैसे इसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ये सारी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज को ये वेव जो है वो फॉलो करती है ना। दिस वेव कैन प्रोपोगेट इन द वैक्यूम, ये वैक्यूम में विदाउट एनी मीडियम भी प्रोपोगेट हो सकती है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है। अब बात आती है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। सो यार इसकी इक्वेशन जनरली हम वेव की इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज द y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, और ए नॉट जो होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है। ओके, दैट इज द एम्पलीट्यूड, इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। सो यहाँ पे ई नॉट का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ई नॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। okay, this is the maximum displacement from the mean position of electric field, है ना। और ये फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेन पोजीशन है उसकी डिस्प्ले मेन पोजीशन से उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है वो उसका एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जनरली यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। और जनरली बी से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे तो वो बी नॉट हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन के वेव की इक्वेशन के फॉर्म में देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव की इक्वेशन हो जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, जनरली हम इस इक्वेशन के बारे में हमारे इसी प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और उसमें हम सारा प्रॉपर्टी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, सॉरी वेलोसिटी इन वैक्यूम। इसकी वेलोसिटी जो मैंने आपको बताया था लाइट के इक्वल होती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो होती है वो सी के इक्वल होती है, और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम के लिए। अब ये होता कैसे, इसको थोड़ा सा समझता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, जो के होता है ना, के जिसको हम यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ये मीडियम एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी होती है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, वैक्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए वैक्यूम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो होता है इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। और सिमिलरली मैं बात करता हूँ म्यू जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है आपके पास में 4 म्यू म्यू जो होता है, म्यू अपॉन 4 पाई जो होता है, दैट इज द 10⁻−7 होता है। तो अगर हम इसका डिवाइड करते हैं यहाँ पे, इसका डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इसको हम जनरली इस टाइप से देख सकते हैं। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ये एक्चुअली वेलोसिटी को प्रोड्यूस करता है, तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, के अपॉन म्यू बाई 4 पाई हो जाएगा। तो जनरली हम इसको इस टाइप से लिखते हैं 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा 10⁻−7, और इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻9 प्लस ये हो जाएगा 7, एंड देन ये इस टाइप से आ जाएगा आपके पास में। ओके, इसको जब हम आगे लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी कि 16 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। और जनरली ओके ये सी स्क्वायर होगा यहाँ पे, ओके सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये आ जाता है v इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ये इसके स्क्वायर के इक्वल होते हैं। दैट इज नॉट, ये एक्चुअली
वेव के इक्वल होती है, पर यहाँ पे इसको हम जनरली इस टाइप से देखते हैं। एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम इस टाइप से भी लिखते हैं, 1 ये हो जाता है रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। ये सी होता है और इसकी वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ होती है। यानी कि जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है वैक्यूम में। और सिमिलरली अगर हम मीडियम में लिखते हैं तो मीडियम में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर मीडियम। मीडियम के लिए हम क्या जानते हैं कि भाई म्यू नॉट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट जो होता है, सॉरी सॉरी फॉर दैट, म्यू जो होता है ना, म्यू, दिस इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी फॉर मीडियम। इसको कैसे लिखता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, सिमिलरली हम एप्सिलॉन के लिए भी ये लिख सकते हैं। सो दिस इज द एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको हम लिखेंगे तो ये एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो मीडियम के लिए हम मीडियम लिख देते हैं। सो मीडियम के लिए ये आ जाएगा यहाँ पे 1/√ऑफ, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एंड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको पता है कि सी के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सी बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो दिस इज द लेस देन, ओके, एक्चुअली ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है ना, ये जो होता है वो लेस देन सी होता है। मीडियम में जो होता है वो लाइट की स्पीड से थोड़ी कम इसकी स्पीड होती है ना, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कम होती है। ठीक है, कितना, एप्सिलॉन रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर टाइम्स उसमें से कम हो जाती है। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया वैक्यूम में और मीडियम में क्या फ़र्क होता है, इसमें हमने देख लिया। वैक्यूम में जो होता है वो लाइट के स्क्वायर के इक्वल या लाइट की स्पीड के इक्वल ही होता है, जनरली हम इसको इस टाइप से ही लिखते हैं। और ये एक्चुअली सी है ना, सी स्क्वायर जो होता है वो इस टाइप से ही होता है भाई। इसकी जो वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको सी मिलेगा, उसका एक्चुअली स्क्वायर होता है और वो स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं। और मीडियम में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, 2/m, 2/1 होता है, μ2 1 होता है। इसका मतलब होता है कि μ2/μ1 का मतलब हो जाएगा कि मीडियम और वैक्यूम। सो जनरली इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि यहाँ पे जो आप वैल्यू ले रहे हैं ना, 1/√ऑफ म्यू आर या म्यू नॉट कह देते हैं, सॉरी म्यू नॉर्मली जनरली वैक्यूम के लिए मीडियम के लिए लिख रहे हैं। 2 का मतलब होता है मीडियम, और ये हो जाएगा म्यू और एप्सिलॉन नॉट, जनरली इसको लिखेंगे म्यू और एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट, ओके, एप्सिलॉन नॉट, 1 मिनट, दैट इज द, यहाँ से जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में म्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो सेकंड, यहाँ पे नॉट आएगा, दिस इज द म्यू नॉट एंड दिस इज नॉट, नीचे आएगा मीडियम की, ऊपर आएगा वैक्यूम की। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा वैक्यूम, सॉरी मीडियम, और नीचे आ जाएगा वैक्यूम के लिए। तो ये जनरली ऐसा लिखा जाता है, और इसका मीनिंग सीधा सा इतना होता है कि म्यू आर और एप्सिलॉन आर, दिस इज द रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो होता है वो इसका अपवर्तनांक, जिसको हम कहते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, सो अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी एक्चुअल में अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग अलग हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इसकी एनर्जी डेंसिटी के बारे में। सो देखते हैं इसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी जो होती है हम यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ टोटल एनर्जी डेंसिटी के बारे में, यू बार जो होता है वो क्या हो जाता है, 1/2 म्यू एच हो जाता है। ओके, एच लिखें या म्यू बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू बी, और इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। सो जनरली ये जो होता है वो किसके लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, this is for magnetic field, and this is for electric field. ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है वो ये होती है। ओके, सो अब बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली इसकी एक पॉइंटिंग थ्योरम भी है, हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। सो पॉइंटिंग वेक्टर का सीधा सा मतलब इतना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअली एक यूनिट एरिया में कितना वर्क डन हो रहा है वो भी एक पॉइंटिंग वेक्टर ही होता है। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एस वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस ये होता है बी वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे
आगे म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, पर अगर मीडियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वैक्यूम के लिए, और मीडियम लिखेंगे तो यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लिखा जाता है। और जनरली हम मीडियम के लिए हम एक ऐसा मीडियम लेते हैं जिसका जो परमिटिविटी होती है, मैग्नेटिक परमिटिविटी, वो 1 होती है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसलिए हम जनरली इसको लिखते नहीं है। यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कर भी सकते हैं, जनरली हम इसको लिखते नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये होता है कि यूनिट एरिया, एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनर्जी जो होती है इन दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी रेट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, उसकी फ्लो, एनर्जी फ्लो की जो रेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। फिर बात करता हम यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में। सो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे 1/μ0 लिखा है, जनरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये तो वैक्यूम के लिए हो जाएगा, तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा ई नॉट बी नॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, ये हो जाएगा के एक्स, और यहाँ पे इस पे लगाएंगे हम बार, ये हो जाएगा। बार का मीनिंग होता है इसका हम एवरेज ले रहे हैं, ओके, ये बार हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो जनरली इसको हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, ठीक है, सीधा डायरेक्टली इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और जब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो आपको पता होगा साइन का जो एवरेज होता है, साइन स्क्वायर का जो एवरेज होता है, वो ऑलवेज 1/2 होता है, ओके। तो ये हो जाएगा ई नॉट बी नॉट, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। हम इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जनरली ये मीडियम के लिए हो जाएगा। अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम ले सकते हैं। और ये इसका एवरेज जो होता है ऑलवेज 1/2 होता है। इट मीन्स अगर हम बात करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, तो दैट इज ऑलवेज 2 times of mu naught, okay. E naught V naught, that is the maximum displacement, okay, amplitude of wave, magnetic field and electric field both are perpendicular, okay. So ये 2 mu naught हो जाएगा। इस टाइप से हम इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है। एक्चुअली मोमेंटम जो होता है वो इसका मोमेंटम की बात करें, दैट इज द टोटल एनर्जी, ओके। जनरली हम इसके मोमेंटम की बात करते हैं। सो मोमेंटम जो होता है वो P इज इक्वल टू यू बाई सी हो जाता है, ओके। सी जो होता है वो लाइट की वेलोसिटी, और यू जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, टोटल एनर्जी। दिस इज द टोटल एनर्जी, इसको हम यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखते हैं। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। तो ये जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, दिस इज द मोमेंटम। अब बात करते हैं वेव प्रेशर के बारे में। एक्चुअली वेव का प्रेशर जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। इसको विकिरण दाब कहते हैं हिंदी में। सो दीज वेव एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन व्हेन दे आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये क्या करती है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जाती है तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करती है, और ये जो प्रेशर होता है वो उसकी इंटेंसिटी, ओके, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ओके। किस पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे। सो यार ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी अपॉन सी हो जाएगा। सो दिस इज द इंटेंसिटी, सिंपली हम इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस किया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। एक्चुअली जब पार्टिकल मूव करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर जनरेटेड बाय दैट मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज, ओके। सो वही उसी की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। सो दिस इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा जिसमें हमने डिस्कस किया इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।